आज व्यू 360 में अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात के नताइज, रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेस के दोनों ऐवानों में अक्सरियत जीतने के अंदाजे किस कदर दुरुस्त साबित हुए। ईरान में निज़ाम हुकूमत के खात्मे का मुतालबा करने वाले एहतजाज पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल कहाँ तक जा सकता है। और सैलाब से बलूचिस्तान में सेब के 60% बागात मुतासर। जब माल तैयार था, जब बारिशें आ गया, सैलाब आ गया, हम लोगों के काफ़ी नुकसान हो गए। सारे बागों का जो है ना सेब गिर गया ज़मीन पर और कुछ दरख्तों के ऊपर। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी मिड टर्म इंतखाबात के हतमी नताइज अभी भी आना बाकी हैं, लेकिन सियासी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने इन इंतखाबात में तवक्को से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वस्त मुद्दती इंतखाबात को जमहूरियत के लिए अच्छा दिन करार दिया है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि हालिया बरसों में अमरीका की जमहूरियत का इम्तिहान लिया गया है, लेकिन अमरीकी अवाम ने अपने वोट के ज़रिए एक बार फिर साबित किया है कि वो जमहूरियत पसंद है। इन वस्त मुद्दती इंतखाबात में अब तक के नताइज के मुताबिक अमरीकी अवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों ही में रिपब्लिकन्स आगे हैं, लेकिन कुछ इंतहाई अहम नताइज आना अभी भी बाकी हैं। और इन इंतखाबात में किन रियासतों में कांटे का मुकाबला हुआ है और जिनके रिजल्ट्स अभी आएंगे तो हमें पता चलेगा कि फाइनल शेप क्या बनेगी। कौन सी रियासतों ने अपसेट्स देखे हैं, इस सब पे हम बात करते हैं। सबा शाह खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। सबा, क्या सिचुएशन बनी आपने अगर ओवरऑल इलेक्शंस को, चूँकि कंटिन्यूसली आप मॉनिटर कर रही थी और प्री कैंपेन तो तब से लेके अब तक, ख़ासतौर पर पेंसिल्वेनिया वाली रेस में जिसमें टर्किश नजात डॉक्टर ऑज जो हैं उनके बारे में काफ़ी हद तक बात हो रही थी कि वो चूँकि सदर ट्रंप भी उनको एंडोर्स कर रहे थे, साबिक सदर ट्रंप, तो सिचुएशन काफ़ी उनके लिए बेहतर होगी, लेकिन एक अपसेट था, वो कहाँ तक था? बिल्कुल अपसेट था। ऑज को एक तगड़ा कैंडिडेट समझा जा रहा था। सदर ट्रंप ने, जैसा आपने कहा, उन्हें इंडोर्स किया था। तो इलेक्शन की कवरेज के लिए जब मैं पेंसिल्वेनिया में थी, वहाँ जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आप ट्रंप को नहीं पसंद करते थे तो आप ऑज को भी रिजेक्ट कर रहे थे। और दूसरी बात मैंने ये देखी कि जो ऑज थे उनका वो ऑन द ग्राउंड, एक तो उनका पब्लिक सर्विस रिकॉर्ड नहीं है, ऑन द ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे उनका वो लोगों के साथ कनेक्शन नहीं था, तो उन्हें एक टीवी होस्ट के तौर पे देखा जा रहा था। और फेरमैन का वो कनेक्शन था लोगों के साथ। और फिर ऑज को हम देखते हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट का भी एडवांटेज नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने ख़ुद को एक मुसलमान कैंडिडेट के तौर पर मुतारिफ नहीं कराया था। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग जो आप बता रही हैं। और फेटरमैन को उसके अगेंस्ट, एक सेलिब्रिटी कैंडिडेट के अगेंस्ट उस तरह से नहीं समझा जा रहा था, लेकिन ग्रास रूट लेवल सपोर्ट थी। तो रियासत कैलिफोर्निया में जब आप डॉक्टर आसिफ महमूद से ख़ास तौर पे बात कर रही थी और उनका प्रोफाइल कर रही थी, उस हवाले से जान रही थी, तो डॉक्टर आसिफ महमूद को कहाँ तक इस पूरे केस में और इस पूरे सिनेरियो में मुस्लिम वोटर्स का या बाकी वोटिंग का कोई बेनिफिट मिला? ग्राउंड लेवल पे तो उन्होंने भी काफ़ी काम किया। राइट, उनको तो है मुस्लिम वोटर का बेनिफिट। उनको जो वहाँ की मसाजिद हैं, इस्लामिक सेंटर्स हैं, जो मुसलमान हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इनकी आसिफ महमूद और किम यंग की जो डिस्ट्रिक्ट 40 की रेस है, इसके रिज़ल्ट्स अभी आ रहे हैं। 46%, कल तक हम देख रहे थे, आज सुबह तक भी 46% रिज़ल्ट्स आए थे। तो ऐसा लगता है कि मेल इन बैलेट के ऊपर डिपेंड करेगा। हम जानते हैं कि डेमोक्रेट्स ज़्यादातर लीन करते हैं मेल इन बैलेट्स उनकी तरफ से होते हैं। तो और 45 मिलियन के वोट्स हैं सब, अगर हम देखें जिनको अभी मेल इन बैलेट में 45 मिलियन वोट्स कास्ट हुए हैं, तो उनकी काउंटिंग किस तरह से चलेगी, दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। तो कौन से अपसेट्स हुए इन रेसेस में, अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे मुल्क में बड़े अपसेट्स? राइट, तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो कहा जा रहा था ना कि बिग रेड वेव आ रही है, तो वो बिग रेड वेव डिड नॉट हैपन। लेकिन हाँ, सेनेट में और उस सेनेट में उनकी एक सीट से आगे हैं, एक सीट से आगे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी क्रूशियल सीट्स बाकी हैं। हर्षल वॉकर और जो राफेल की रेस है जॉर्जिया में, उसको रन ऑफ करार दिया गया, यानी कि वो इतना क्लोज मार्जिन था कि स्टेट लॉज अलाउ नहीं करते, तो वो दोबारा होगी। तो वो मेरे ख्याल से सेनेट हमें बीच में हैंग करता नजर आएगा जब तक कि वो इलेक्शन नहीं होता। हाँ, अब बात करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर लाइक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डेमोक्रेट्स को अगर देखें हम, तो उन्होंने सेनेट में अच्छा परफॉर्म किया है। वो जो फेडरमैन का जो अपसेट है, जो उन्होंने एक रिपब्लिकन सीट ली है, फ्लिप की है जी, तो वो दैट इज़ गुड। सेनेट में उन्होंने न्यू हैम्पशायर में, कोलोराडो में टाइट रेसेस थी, उन्होंने अपनी वो वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं बरकरार रहे हैं, डेमोक्रेट्स के पास ही वो सीट्स रही हैं।
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس نے، اگر ہم ہاؤس میں جا کے دیکھتے ہیں تو ہاؤس میں ڈیموکریٹس نے وہاں پہ ٹیکسس میں، اوہایو میں، اینڈ دین ٹیکسس، اوہایو اور روڈ آئلینڈ میں انہوں نے جو ہے ریپبلکن سے سیٹ لی ہیں. ریپبلکن سے سیٹ لی ہیں. اور سب سے بڑھ کے جو ٹریڈیشنل سیٹس تھیں جو اس سے پہلے بھی کافی، جو کہ 8 سے 10 سیٹس جو تھیں لوگوں نے برقرار رکھی، خاص طور پہ الہان عمر وغیرہ کی جو سیٹس ہیں اور اس طرح کے اور جو ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹس تھے. رائٹ. تو ڈیموکریٹس کی کارکردگی بری نہیں رہی ہے. لیکن اچھا اب ہم بات کریں اگر ہاؤس کی اور ہم بات کریں ریپبلکنس کی، تو ریپبلکنس نے ورجینیا سے 1 سیٹ لی ہے، پلس انہوں نے فلوریڈا میں سیٹس گین کی ہیں اور انہوں نے نیو یارک سے سیٹس لی ہیں، جو کہ ایک اس میں کچھ سیٹس جو ہیں وہ تو توقع بھی نہیں کی جا رہی تھی. تو ڈیموکریٹس ہیو فیئرڈ ویل، بٹ ناٹ ایز ویل، دے آر اسٹل گوئنگ ٹو لوز دا ہاؤس. بہت شکریہ صبا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے کہ جو بھی سچویشن رہی. اب دیکھتے ہیں کہ آن ورڈز کس طرح سے یہ رزلٹ جب کمپلیٹ ہوں گے تو فائنل شیپ کیا ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے آج اپنی قیادت کی ہدایت پر راولپنڈی، اسلام آباد میں قائم اپنے احتجاجی کیمپ ختم کر دیے ہیں، جس کے بعد 4 دن سے بند سڑکیں آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہیں. دوسری جانب وزیر آباد سے لانگ مارچ کے دوبارہ آغاز کے لیے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مطابق ان کی تیاریاں مکمل ہیں اور ایک نیا بلٹ پروف کنٹینر وہاں پہنچ چکا ہے. پاکستان میں ہونے والی موجودہ سیاست اور پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں کینیا میں قتل ہونے والے صحافی ارشد شریف کا بھی بہت ذکر ہوتا رہا ہے. کل سے پاکستانی میڈیا میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ کیا ارشد شریف پر قتل سے پہلے تشدد ہوا یا نہیں. نیروبی میں ہونے والی تحقیقات میں کیا کوئی پیش رفت ہے؟ نیروبی چلتے ہیں جہاں وائس آف امریکہ کی ارم عباسی اس کیس کی کوریج کے لیے موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں. ارم، کیا اطلاعات ہیں؟ یہ تشدد کی جو خبریں آ رہی ہیں خاص طور پہ پاکستانی میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہیں، آپ کے پاس کوئی اس پہ اطلاعات ہیں؟ جی اسد، اس حوالے سے کینین اتھارٹیز نے اب تک تو کچھ نہیں کہا، اور یہاں پر بعض مقامی جو آن لائن ویب سائٹس ہیں انہوں نے اس کو شائع بھی اس خبر کو پاکستانی میڈیا کو ایٹریبیوٹ کر کیا ہے. ہماری جو وائس آف امریکہ اور فیکٹس فوکس کی جو ہم نے اس کار اونر کی جو گاڑی گمی تھی ان کے اونر کے جو انکشافات شائع کیے تھے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 9:30 کو ان کی 9:30 PM 23 اکتوبر کو ان کی گاڑی ریکور ہو چکی تھی. وہ پولیس کے ساتھ کھڑے تھے. ڈگلس کماؤ اونر ہے مرسیڈیز اسپرنٹر کے، اور جو واقعہ ارشد شریف کے ساتھ پیش آیا وہ 10 بجے پیش آیا، اور وہ نیروبی کے سے 100 کلومیٹر سے بھی دور وہ جگہ تھی، جبکہ کیسران جہاں سے ڈگلس کی گاڑی پولیس ان کے ساتھ ہی ملی وہ بالکل ہی نیروبی سے تھوڑی ہی دور فاصلے پر ہے. اور پولیس کیونکہ ٹریکنگ ڈیوائس تھا ڈگلس کی گاڑی میں، اور پولیس لمحہ بلمحہ سگنلز آ رہے تھے، ان کی گاڑی کو ٹریک کر پا رہے تھے. اس حوالے سے IPO جو کہ انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی ہے، انہوں نے جو نئی فائنڈنگز ہماری خبر کے مطابق جو آئی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو زیر تفتیش جو پہلو ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ وقت کا تعین کرے کہ ارشد شریف کے ساتھ واقعہ کب پیش آیا. گاڑی جو گمی ہوئی تھی، جو کہ مختلف گاڑی ہے جس میں ارشد شریف بیٹھے ہوئے تھے، مرسیڈیز اسپرنٹر، وہ کب ملی. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا جو کمشنر ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیسکلی ان تمام پہلوؤں پہ انویسٹیگیشن جاری ہے. میں نے یہاں پر لیڈنگ براڈ کاسٹر نیشن ٹی وی کینیا میں جو ہیں ان کے انویسٹیگیٹو رپورٹر برائن بویو سے یہ جب ان سے انٹرویو کیا، اور سب سے پہلے ان سے میں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا اب تک ان کو پولیس کے بیانات اور جو جس طرح سے تحقیقات ہو رہی ہیں کیا ان کو کوئی اس میں لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. It's a possibility.
इस बात का इम्कान है कि ये गाड़ी हरकत में ना हो, और मेरे कहने की वजह यह है कि अगर आप जाए वक़ुआ की तस्वीर देखें, वो एक और इम्कान की तरफ इशारा करती हैं, क्योंकि जराइम हल करना हमेशा से ही मुमकिनात का मामला रहा है और आप उनको एक एक करके मनसूख करना शुरू कर देते हैं कि कौन सा मजबूत है और कौन सा नहीं। अगर आप अरशद की मौत वाली गाड़ी में खून के छींटे देखें तो खून के छींटे दरअसल मुसाफिर के बाएं दरवाजे पर हैं। इसका सिर्फ एक मतलब है कि वो गोली जिसने अरशद को हलाक किया वो दाएं तरफ से चलाई गई थी और इसी वजह से खून के छींटे दरअसल बाएं तरफ लगे हैं। तो ये असल बयानिए को मुस्तरद करने के लिए एक अहम नुक्ता बन जाता है, जिसके मुताबिक अरशद को दरअसल पीछे से गोली मारकर हलाक किया गया था। इस गोली का अखराज दरअसल सर के इस हिस्से से होता है। अब अगर ये गोली पीछे से आई है तो सर के ऊपर से बाहर नहीं निकल सकती, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मेरे बयान की तस्दीक करती नजर आती हैं, क्योंकि वो बताती है कि ये गोली कान और कंधे के दाएं जानब दरमियान में कहीं मारी गई थी, जो सर के ऊपर के हिस्से से निकली थी। इस गाड़ी के पीछे से निकलने वाली गोली यहाँ से नहीं निकल सकती। ये तकरीबन नामुमकिन है। That is almost an impossibility. ब्रायन ओबोयो ने ये भी हमें बताया कि अगर ये क्योंकि पुलिस के बयानात हमने देखा कि पहले दिन से ही इस मामले पर तब्दील होते रहे हैं और उनको ये खदशा भी उन्होंने जाहिर किया कि ये पॉसिबिलिटी भी है कि जब क्राइम होता है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को देखा जाता है। तो उन्होंने ये एक खदशा जाहिर किया जो कि उनकी पर्सनल राय थी। उन्होंने ये बहुत वाज़ेह किया कि उनकी पर्सनल राय है कि हो भी सकता है कि शायद पुलिस मुकाबला ना हो। तो ऐसे में मैंने ये पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं चले अपनी ज़ाती राय ही अगर आप बता रहे हैं तो फिर केनियन पुलिस क्यों जिम्मेदारी लेगी इतनी बड़ी एक वाक़े की, जिसकी वजह से उनको इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। इसके जवाब में ब्रायन ओबोयो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। I may not know the answer to the question. मैं शायद इस सवाल का जवाब नहीं जानता कि कीनिया की हुकूमत जिम्मेदारी क्यों ले रही है या ये आलमी सतह पर अपनी तस्दीक क्यों करा रही है। इस सवाल का जवाब शायद मुझे मालूम ना हो, क्योंकि हम अब तक इस बात को मुस्तरद नहीं कर रहे कि पुलिस ने अरशद को मारा है। हम सिर्फ इस दावे में तजादात दिखा रहे हैं। पुलिस का हर दावा, हर बयान ये जाहिर करता है कि शायद अरशद शरीफ के कत्ल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उनके अपने एतराफ़ के अलावा कोई और सबूत जाहिर नहीं करता कि पुलिस इस कार्रवाई में मुलव्वस थी। तो अरशद शरीफ का कत्ल बाकायदा मंसूबे से कत्ल करने की अक्कासी करता है। फरार इख्तियार करने वाला कोई वैसे ही दुबई, लंदन नहीं जाता, फिर कीनिया आता और फिर 13 दिन के अंदर वो गलत शनाख्त के मामले में चलाई जाने वाली गोलियों की जद में आकर मर जाए। और इसके बाद जो तमाम सवालात उठाए गए हैं उनकी बिल्कुल कोई समझ नहीं आती। कीनिया को अरशद शरीफ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। कीनिया में ज़्यादातर लोग अरशद शरीफ को नहीं जानते थे, इसलिए जो भी अरशद शरीफ को मारना चाहता था वो पाकिस्तान में कहीं है और वहीं से जवाबात की तलाश शुरू होनी चाहिए। कीनिया में सहाफ़ी ब्रायन ओबोयो से मैंने ये भी पूछा कि चूँकि वो यहाँ पर काम करते हैं, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन कीनिया में अरशद शरीफ के केस में मुमकिन है। I have always wanted to be very clear about this. मैं हमेशा इस बारे में बहुत वाज़ेह होना चाहता हूँ। कीनिया की हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत किसी ऐसे कत्ल की तहकीकात करने का दावा नहीं कर सकते जिसमें वो खुद मुश्तबे हों। पाकिस्तान में हज़ारों लोगों का ख्याल है कि अरशद को असल में पाकिस्तान में मौजूद कुव्वतों ने मरवाया है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त करें। इसलिए इसका मतलब है कि उन्हें हुकूमत पर एतमाद नहीं है और ऐसी हुकूमत खुद को बरी ज़िम्मा करने के लिए तहकीकात नहीं कर सकती। कीनिया की हुकूमत जहां पुलिस ने किसी को बचाने के लिए इंतहाई नाकस रद्द अमल जाहिर किया है और उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए सड़क पर एक नाकाबंदी की और जहां उन्होंने गाड़ी की नंबर प्लेट्स को लैंड क्रूजर और मर्सिडीज स्प्रिंटर के मॉडल्स को उलझा दिया, इसके बाद वो दावा नहीं कर सकते कि वो अपने तर्ज अमल पर एक ऐसे मामले में तहकीकात कर रहे हैं जहां हकीकत में उनकी अपनी तफ्तीश होनी चाहिए। इरम, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव जवाब थे ब्रायन ओबोयो के, और ख़ास तौर पे अभी जो एक और कल हमने देखा आरएसएफ की तरफ से जो कहा गया कि यूएन जो है वो इन्वेस्टिगेट करे, उस पर कीनिया में कोई रिएक्शन लिया आपने? किसी से बात हुई आपकी उस टॉपिक पे कि यूनाइटेड नेशंस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा? सर,
جیسا کہ ابھی برائن اوبایا نے خود ہی کہا کہ بہت سارے صحافی حلقوں میں اور ایکٹیوسٹ یہاں پر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر اس تفتیش کے نتائج چاہیے تو ضروری ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے تاکہ جو ان میں ملوث ہے ان تک پہنچا جا سکے. پہنچ چکی ارم عباسی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں نیروبی سے اس پورے کیس کے حوالے سے. اور اب کچھ بات کرتے ہیں ایران میں ہونے والے احتجاج کی، جس میں مہسا امینی کی ہلاکت سے ستمبر میں شروع ہونے والا احتجاج ابھی بھی جاری ہے. اب ایران بھر میں مظاہرین اسلامی نظام حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تقریباً 2 ماہ کے پرزور مظاہروں کے بعد ایرانی شہری پہلے کے مقابلے میں اور بھی پرجوش اور بے خوف دکھائی دے رہے ہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق احتجاج کی یہ لہر ماضی کے ان مظاہروں سے مختلف لگ رہی ہے جنہیں سیکیورٹی فورسز نے کچل دیا تھا. ایران کی حکومت موجودہ مظاہروں سے کیسے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے اور کیا یہ کوششیں اس احتجاج کو ختم کر پائیں گی؟ وائس آف امریکہ نے اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی. ایران میں حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز اب لوگوں کے ہجوم اور گھروں تک میں بلا امتیاز آنسو گیس کا استعمال کر رہی ہیں اور لوگوں پر اصلی گولیاں چلا رہی ہیں. ایران سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالی گئی. وائس آف امریکہ سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر اس رپورٹ میں دکھائی جانے والی دوسری ویڈیوز کی مزید تفصیلات سامنے نہیں لا رہا. یہ احتجاج ستمبر میں 22 سالہ لڑکی مہسا امینی کی پولیس کی حراست میں ہلاکت کے بعد شروع ہوئے تھے. ایران نے سرکاری طور پر مہسا کی موت کا ذمہ دار دل کے دورے کو قرار دیا تھا جو ان کے گرنے سے ہوا تھا، لیکن مہسا کے والد امجد امینی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ ایک جھوٹ تھا. ان کے مطابق مہسا کو حراست سے پہلے صحت کے کوئی مسائل نہیں تھے. مہسا کی موت سے انسانی حقوق کے لیے عالمی مہم کو مزید تقویت ملی اور جب یہ ہوا تو ایرانی ملک کے رہبر اعلیٰ کے خلاف نعرہ لگاتے سڑکوں پر نکلے. وہ نعرہ ہے مرگ بر خامنی یا ڈیتھ ٹو خامنی. اس کے بعد دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے جن میں انسانی حقوق کا مطالبہ اور ایران کی بنیاد پرست حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا. ایران میں ہنگامہ آرائی کے پچھلے ادوار جیسے 2009 کے صدارتی انتخاب پر احتجاج کی گرین موومنٹ کے برخلاف مہسا امینی کی موت کے بعد ہونے والے ان مظاہروں کی کوئی ایک قیادت نہیں کر رہا. ایرانیوں کا کہنا ہے کہ حکومت اب مظاہرین اور یہاں تک کہ ان کا دفاع کرنے والے وکلاء کو قید کرنے لگی ہے. ان میں سے اکثر کو سیاسی قیدیوں کے لیے استعمال ہونے والی تہران کی بدنام زمانہ ایوین جیل میں لایا جا رہا ہے. اکتوبر میں اس عمارت کے کئی حصوں میں لگی ہوئی آگ کے دوران عینی شاہدین نے اندر سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی. ایرانی حکومت کے مطابق یہ آگ فرار ہونے کی کوشش کرنے والے قیدیوں کی جانب سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش تھی. دوسروں کا کہنا ہے کہ اسے خود قید خانے کے اہلکاروں نے لگایا. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق آگ سے کم از کم 8 ہلاکتیں ہوئیں. ان میں سے کم از کم ایک آگ جان بوجھ کر لگائی گئی جبکہ قیدی اندر بند تھے. آگ سے بھاگنے والوں کو ڈنڈا بردار محافظوں اور گولیوں کا سامنا کرنا پڑا. وائس آف امریکہ کے سیامک دیغنپور نے ایوین جیل میں کچھ وقت گزارنے والے قیدی سے فون پر بات کی. اس شخص کی آواز کو اس کی شناخت محفوظ رکھنے کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا ہے. همه زندانی تازه وارد که وارد زندان اوین میشن. یہ شخص ایرانی حکومت کے اس دعوے کو جھٹلا رہا ہے کہ قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی کیونکہ ایوین سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا. وہ وہاں کے بھاری دھاتی دروازوں اور اس کے بعد اس وسیع رقبے کا بتا رہا ہے جسے اگر یہ دروازے ٹوٹ بھی جائیں تو فرار ہونے والے کو طے کرنا ہوگا اور قیدیوں کو اس طویل رقبے کو طے کرنے کے بعد وہاں منتظر محافظوں کا سامنا ہوگا. اور یہ سب ایران ہوسٹیج کرائسس کی 47ویں برسی کے موقع پر ہوا ہے. 1979 میں امریکی سفارت خانے کے عملے کو یرغمال بنانے کے بعد مذہبی انتہا پسندوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا جس میں ایران کی شہنشاہیت کا خاتمہ کر کے ایک مذہبی نظام حکومت قائم کر دیا گیا تھا. لیکن آج کے ایرانی نوجوان زیادہ تر غیر مذہبی اور بنیادی طور سے ایک ایسی حکومت سے متضاد سوچ رکھتے ہیں جو خواتین پر حجاب پہننے کی پابندی لاگو کرتی ہے. ایرانیوں کا کہنا ہے کہ انہیں علم نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا حکومت احتجاج پر اپنے رد عمل کو کہاں تک بڑھائے گی. ارش عرب اسادی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر.
VOA न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। मिस्र में होने वाली 27वीं COP27 कॉन्फ्रेंस के मौके पर बरतानिया की सरबराही में होने वाले एक इजलास में माहौलियाती तब्दीली से आने वाली आफात से निमटने के लिए G7 ममालिक और आलमी मालियाती इदारों ने मुतासरा ममालिक के कर्ज़ों की अदायगियों को 2 साल के लिए मौखर करने का फैसला किया है। पाकिस्तान भी उन मुतासरा ममालिक में शामिल है जहां दुनिया में होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से इस साल होने वाली बारिशों और सैलाब से पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक तकरीबन $40 अरब का नुकसान हुआ है। हालिया हफ्तों में तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान कर्ज़ों की अदायगी में मुश्किलात के बायस एक बहरान की तरफ बढ़ रहा है। आलमी सतह पर ऐसे खदशात में इजाफा हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई और ममालिक की मईशतें भी बहरान का शिकार होंगी। बरतानिया की तरफ से बुलाए गए वर्किंग ग्रुप के इस इजलास में फैसला किया गया कि कोई भी मुतासरा मुल्क अपने कर्ज़ों की अदायगी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक के लिए मौखर कर सकेगा। जिस तरह का हमने मौसम देखा और जिस तरह से माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान में जो बारिशें हुई और उसके बाद सैलाब आए, बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा उसमें मुतासर हुआ और बलूचिस्तान में हालिया सैलाब से सूबे के लगभग 60% सेब के बागात को नुकसान पहुँचा। सैलाब ने इस फल की काश्त और हिफाजत करने वाले काश्तकारों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। काश्तकारों का मुतालबा है कि हुकूमत शफाफ अंदाज में सर्वे करवा के उनके नुकसानात का अजाला करे। कोयटा से मुर्तज़ा ज़ाहरी की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के इलाके दश्त से ताल्लुक़ रखने वाले ईसा खान सेब के एक छोटे से बाग के मालिक हैं। इनकी गुजर बसर इस बाग से हासिल होने वाली आमदनी पर होती है, मगर इस साल जो ही फसल तैयार हुई, बारिश और सैलाब ने इनके साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। यहाँ जो है ना हम लोगों का जो है ना फसल यही है, एक साल में एक दफ़ा आ जाते हैं। ये भी सेब का है। अभी जो है ना बारिश जो हो गया, ये सेब का जो है सीज़न में काफ़ी जब माल तैयार था, जो बारिशें आ गया, सैलाब आ गया, हम लोगों के काफ़ी नुकसान हो गए। सारे बागों का जो है ना सेब गिर गया ज़मीन पर और कुछ दरख्तों के ऊपर सारे जो है ना पानी के अंदर डूब गए। बलूचिस्तान में हालिया सैलाब से ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 60 से 70% सेब की पैदावार बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में होती है, मगर इस साल ये मीठे और रसीले सेब भी सैलाब से नहीं बच सके। एक जानिब सेब सैलाब से ख़राब हुए तो दूसरी जानिब मवासलाती निज़ाम धरम भरम होने की वजह से सेब मुल्क भर के दीगर हिस्सों तक बरवक्त नहीं पहुँचाया जा सका, जिसके बायस ज़मींदारों के साथ सेब का कारोबार करने वालों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रास्ते बंद पड़ गया था और ये जो है ना गाड़ियाँ नहीं पहुँच रहा था। हर गाड़ी का जो है ना किराया 3 लाख 3.5 लाख रुपए किराया था। ये गाड़ियाँ 10-10 दिन जो है ना रास्ते में रुक गया। उसके बाद जब ये पहुँच गया तो ये सारा सेब खराब हुआ था। बलूचिस्तान में ज़मींदारों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम ज़मींदार एक्शन कमेटी के ओहदेदारों का मुतालबा है कि हुकूमत सेब और अंगूर के नुकसानात के अजाले के लिए शफाफ बुनियादों पर सर्वे करे। तकरीबन 16 लाख टन सेब हमारे बलूचिस्तान में होता है, लेकिन इसका इस साल 60% हिस्सा जो है वो ज़ाया हो गया। ये जो सेब है इनके ज़मींदारों को अभी तक किसी किस्म के अजाला नहीं किया गया है और न ही अभी तक इनकी वो जो ज़मींदार जिस निच के ऊपर उसकी सर्वे चाहते हैं वो अभी तक नहीं हुई। उधर ईसा खान अपने बाग में कई रोज़ तक खड़े रहने वाले सैलाबी पानी के सेब के दरख्तों की सेहत और आइंदा की फसल पर इनके असरात के हवाले से भी अंदेशों में घिरे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि सूबे में हालिया बारिशों और सैलाब से 4 लाख एकड़ ज़मीन मुतासिर हुए हैं और ज़राअत के शोबे को 98 अरब रुपए का नुकसान पहुँचा है। सूबाई हुकूमत ने इन नुकसानात के अजाले के लिए वफाक से रुजू कर रखा है। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।